नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो 27 फरवरी को रेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? मतलब शुद्ध जल में कितना हाइड्रोजन होता है और कितना ऑक्सीजन होता है। तो ये अनुपात कैसा होता है? 2:1, यानी 2 अनुपात हाइड्रोजन होता है, 1 अनुपात ऑक्सीजन होता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 2:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है ब्रोंकाइटिस, फेफड़े का कैंसर, अस्थमा, ये सभी। तो देखिए, वायु प्रदूषण से ब्रोंकाइटिस भी होता है, फेफड़ों का कैंसर भी होता है, अस्थमा भी होता है। तो विकल्प ये सभी, यानी डी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम आईईईपी का शुभारंभ हुआ था 1972, 1975, 1982, 1985। तो ये आईईईपी कब चलाया गया था? 1975 में। ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ताप विद्युत गृहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो ये सारी गैसें ताप विद्युत ग्रहों से निकलती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा SO2 और NO2 निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि लकड़ियां कम जलेंगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलता ही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है वाहनों से? वाहनों से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है हाइड्रोक्लोरीन, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो ज्वालामुखी जब का विस्फोट होता है जब, तो हाइड्रोक्लोरीन भी निकलता है, मोनोऑक्साइड भी निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है ज्वालामुखी क्रिया, दावाग्नि, वाहनों से उत्सर्जित धुआं, जलवाष्प। तो देखिए, जलवाष्प है। अच्छा, प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो जलवाष्प, दावाग्नि और ज्वालामुखी क्रिया। लेकिन जो वाहनों से उत्सर्जित धुआं है, यह प्राकृतिक स्रोत में नहीं आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? नाभिकीय अपशिष्ट, मलमूत्र, प्लास्टिक, उपयुक्त सभी। ठीक है, जिसका विघटन मतलब नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है, इसका विघटन नहीं होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषित होता है मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अवशिष्ट से, रासायनिक उर्वरकों से, औद्योगिक प्रदूषकों से, उपयुक्त सभी। तो देखिए, औद्योगिक प्रदूषक जो निकलते हैं इनसे भी होता है प्रदूषित, रासायनिक उर्वरक से भी होता है, मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अवशिष्ट से भी होता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। आर्थिक एवं तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। उपयुक्त सभी। तो इसमें भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कारण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीकरण का कारण है बालू का निक्षेपण, अत्याधिक गर्मी पड़ने से, वर्षा ना होने से, कृषि ना होने से। तो देखिए, जब वर्षा ना होगी तब वहां की मिट्टी मरुस्थली हो जाएगी। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, वर्षा ना होने से। राजस्थान की में देखिए मरुस्थल है और सबसे कम वर्षा राजस्थान में ही होती है।
मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन विकल्पों में से आपको बताना है, तो वनोन्मूलन। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है अत्यधिक नीचा, कम नीचा, ऊंचा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राजस्थान में पानी बहुत नीचे है, तो जल स्तर अत्यधिक नीचे होता है। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है, घटता है, सम रहता है, न घटता है न बढ़ता है। तो सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है। विकल्प ये सही हो जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ज्वारीय शक्ति, भूगर्भिक शक्ति, बायो शक्ति, ये सभी। तो विकल्प ये सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ज्वारीय शक्ति भी गैर पारंपरिक ऊर्जा है, भूगर्भिक शक्ति भी और बायो शक्ति भी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर शक्ति, अणु विद्युत। तो किससे प्राप्त होती है सबसे ज्यादा? ताप विद्युत से। ये नहीं पूछ रहा कि प्राकृतिक स्रोत। भारत में ऊर्जा जो बिजली है वो सबसे ज्यादा किससे उत्पादित होती है? तो वो ताप विद्युत से। विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रमुख साधन हैं बिजली, पेट्रोलियम, लकड़ी, गोबर। तो कौन सा सही हो जाएगा? लकड़ी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रमुख साधन है। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको अपनाया जा रहा है? बायोगैस को, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा। पहले अब सौर ऊर्जा भी आप लोग टिक कर सकते हैं, क्योंकि अब सौर ऊर्जा पे भी काफी फोकस किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? बाढ़, अकाल, भूखमरी, उपयुक्त सभी। तो देखिए पृथ्वी पर यदि तापमान बढ़ेगा तो बाढ़ जैसी स्थितियां आएंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, अकाल भी पड़ेगा, तब भूखमरी आएगी। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, तो जाहिर सी बात है बाढ़ आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सम्मेलन कहां और कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन टोक्यो 1972 में, रियो डी जेनेरो 1992, स्टॉकहोम 1978, नई दिल्ली 2002। तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो में सन 1992 में हुआ था। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, वनोन्मूलन, ये सभी। तो देखिए वनोन्मूलन को वन को काटेंगे तभी तो नगरीकरण और औद्योगिकरण होगा, तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, ये सभी। आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता क्यों है? कृषि भूमि प्राप्त के लिए, बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास बनाने के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी, क्योंकि कृषि भूमि के लिए प्राप्त करने के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है, आवास बनाने के लिए भी काटा जा रहा है, और उद्योग धंधा के लिए तो काटे जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, भूक्षरण, मरुस्थलीकरण, हिमस्खलन। तो क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, यानी ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, वायु प्रदूषण में वृद्धि, वन संपदा नष्ट, उपयुक्त सभी। तो खनन से वन संपदा नष्ट हो रही है, वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी विकल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो देखिए ये सभी तीनों प्रदूषण होते हैं, कहीं ना कहीं किस न किसी स्तर पे ये तीनों प्रदूषण होते हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। तकनीकीकरण से प्रभावित होता है सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी उपयुक्त सभी हो। देखो अगर उसका 1 भी % पड़ रहा है उसके प्रति छाया, तो आप उपयुक्त सभी टिक करेंगे। ठीक है, कह रहा जलवायु परिवर्तन
की अंतरराष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? वान में, बर्लिन में, क्योटो में, रियो डी जनेरियो में। तो ये कहाँ हुई थी? वान में। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की संधि कहाँ हुई थी? वान में। सतत पारिस्थितिकी विकास के लिए आवश्यक है मानव के भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना, पर्यावरण के साथ घोर अन्याय व अत्याचार न करना, पारिस्थितिकी तंत्रों को संतुलित बनाए रखना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि मानव के भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना यह भी पारिस्थितिकी विकास के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के साथ घोर अन्याय व अत्याचार यानी पेड़ों को काटना बंद करना पड़ेगा, संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण के तत्वों की समालोचना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था को बनाए रखना। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं तथा आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।